बढ़िया, चलो आ जाओ तो फिर। ओके, दिखाना कहाँ तक होगा। धारा 21 क्या हो गई थी, है ना? अब देखिए धारा 22 और धारा 22 में मैंने क्या बताया था कि 21 क के द्वारा जो एसएमसी बनी है उसके आधार पर एसएमसी किसका निर्माण करेगी? विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। किसके अधिकार के साथ में? धारा 22 के साथ में। और इस निर्माण के साथ साथ धारा 22 उस विद्यालय विकास योजना को क्या करेगी? लागू करेगी। विद्यालय विकास योजना को क्या करेगी? लागू करेगी। क्या हो भाई, क्या दिक्कत है? व्यवस्थित हुआ था फिर आराम से। हाँ, सबसे पहले विद्यालय विकास योजना का निर्माण कौन करेगा? एसएमसी। लेकिन किस धारा के अनुसार? धारा, और उसको लागू भी कौन करेगा? धारा 22। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे धारा 23 की। धारा 23 की अगर बात करें तो धारा 23 में शिक्षक के अधिकार एवं योग्यताओं का उल्लेख है। शिक्षक के क्या दोस्तों? अधिकार एवं योग्यताओं का उल्लेख है। और इसके अंतर्गत जो योग्यताओं की बात थी, किसकी बात थी? योग्यताओं की। तो जिनके पास में शिक्षक प्रशिक्षक, यानी कि ये कह लो आप, ज़्यादा दिमाग में डाइवर्ट हो तो शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता। कौन सी योग्यता? शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता का यदि क्या है? अभाव है। ठीक है, तो इसके लिए 9 अगस्त 2017 को संशोधन अधिनियम 9 अगस्त 2017 को संशोधन अधिनियम 2017 पारित हुआ। ठीक है, और इसमें उस व्यक्ति की जिसके पास शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता नहीं है, उन योग्यताओं के संबंध में कुछ परिवर्तन किए गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास नहीं है तो वो कितने बेटा? 1 अप्रैल, कल बताया था इसको, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 तक अपनी शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता हासिल करे। इसके बाद 2019 के बाद में इसको बढ़ाकर 2000 कहाँ तक कर दिया गया? 24 तक। मतलब टोटल कितने साल दिए गए इनको? 9 साल। कितने साल दे दिए? 9 साल। तो ये कौन सी है बेटा? धारा 23। उसके बाद अगर हम बात करें धारा 24 की, धारा 24 में शिक्षक के दायित्व हैं। क्या है दोस्तों? शिक्षक के दायित्व हैं। और शिक्षक के दायित्वों की बात करें तो सबसे पहला दायित्व है कि वो नियमित विद्यालय जाएंगे। क्या जाएंगे? नियमित विद्यालय जाएंगे। ठीक है, पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य करेंगे। पूर्ण मनोयोग से क्या करेंगे? शिक्षण कार्य करेंगे। लैंगिक संवेदनशीलता को ध्यान रखेंगे। लैंगिक संवेदनशीलता का क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। मतलब लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। वो किसी भी प्रकार से जातिगत, राजनीतिगत, किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे। किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होंगे। किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होंगे। समय पर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। इसके साथ साथ समय पर मूल्यांकन लेंगे, मतलब एग्जाम लेंगे। और शिक्षण उद्देश्यों को पूर्णता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। शैक्षिक उद्देश्यों को क्या करेंगे?
प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये सारे सीधी सीधी बात है, मास्टर ढंग से पढ़ाए स्कूल में, ठीक है, टाइम पे आए, टाइम पे जाए, ढंग से तरीके से पढ़ाए और अपने शैक्षिक उद्देश्यों को ढंग से प्राप्त करने की कोशिश करें। किसी भी बच्चे के प्रति पूर्वाग्रह यानी कि मनोग्रंथि का विकास ना करें कि हम लोग को जाति विशेष के प्रति क्या सोचते हैं, उसकी सोच नकारात्मक हो जाए कि इस जाति के लोग तो ऐसे होते हैं, इस जाति के लोग क्या होते हैं ऐसे, अपनी जाति के लोगों को पक्ष में ले ले और किसी दूसरी जाति के लोगों को क्या कर ले, मतलब उसके खिलाफ कुछ गलत सलत बोलने लग जाए। तो ऐसा शिक्षक का धर्म नहीं होता है। शिक्षक के लिए सभी जातियां, सभी धर्म और सभी राजनीतिगत सारी चीज़ें क्या होती हैं, समान होती हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, शिक्षक के दायित्व में। उसके बाद अगर हम बात करें धारा किसकी दोस्तों, 25 की। धारा 25 के अंतर्गत क्या दिया गया है, छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया। क्या दिया गया, छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो ये अनुपात कितना है, कक्षा पीएस के लिए क्या है, कितना, 30:1। और यूपीएस के लिए कितना है बेटा, यूपीएस के लिए अनुपात कितना है, 35:1। अब कितने बच्चों पर कितने होंगे ये चर्चा का विषय अनुसूची का, ठीक है, कि 60 पर 2, 61 से 90 पर 3, 91 से 120 पर 4, 150 तक 5, 151 से 200 होने पर 5+1 शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। 200 से अधिक होने पर अनुपात 40:1 हो जाएगा। ये बात करेंगे कहाँ पर, अनुसूची में बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, एमएचआरडी का जो एक रेशियो दिया गया है, ठीक है, वो 1 से 5 के लिए कितना दिया गया है, 30:1, ठीक है। और 35:1 किसके लिए दिया गया है, यूपीएस के लिए। और कक्षा 9 से लेकर 12 तक वो कितना दिया गया है, 30:1। ये अनुपात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें धारा 26 की, किसकी बात करें दोस्तों, धारा 26 की। धारा 26 के अंतर्गत किसी भी विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। मतलब किसी विद्यालय के अंदर मैक्सिमम 10 पोस्ट स्वीकृत हैं, तो उनमें से एक शिक्षक तो क्या रह सकता है, अनुपस्थित हो सकता है, वैकेंट हो सकता है। लेकिन उनमें से आपकी 9 पोस्ट कम से कम क्या होनी चाहिए, भरी होनी चाहिए। ये आरटी 2009 की धारा 26 सुनिश्चित करती है। जब ये आरटी एक्ट आया, 2009 आया, तो आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत जब धारा 26 आई तो राजस्थान ने सोचा कि यार ये तो मामला गड़बड़ है। अगर मैं धारा 26 के अनुसार शिक्षक भर्ती करूं तो उस समय राजस्थान में 2009 में 10 में 4.5 लाख शिक्षकों की और 1.5 लाख विद्यालयों की आवश्यकता थी। अगर आरटी की धारा के अनुसार हम क्या करें, शिक्षक भर्ती करें। राजस्थान सरकार के पास में इतना आर्थिक ढांचा था ही नहीं, उतनी आर्थिक अर्थव्यवस्था थी ही नहीं कि वो इतने सारे शिक्षकों को क्या कर सके, भर्ती कर सके। तो उसने भाई साहब हाथ खड़े कर दिए और वो चला गया, भागा भागा, पेट में दर्द और कहाँ गया, केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार ने क्या कहा, भाई शिक्षा समवर्ती सूची 7 का विषय और इसमें केंद्र के विरुद्ध राज्य सरकार को अधिकार है कि अगर वो कोई संशोधन करना चाहे, बेटा क्लास में आओ, माइंड को क्लास में लाओ, अगर वो क्या करना चाहे, मतलब राज्य सरकार चाहे तो उस अधिनियम में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और इसी का परिणाम है कि 29 मार्च 2011 को राजस्थान ने अपना अलग से नियमावली 2011 प्रस्तुत की। अब समझ में आ गए। तो नियमावली 2011 प्रस्तुत करने का मुख्य कारण क्या था, वो था धारा 26, क्योंकि धारा 26 के अनुसार आपको क्या करना था, बहुत सारे शिक्षकों को भर्ती करनी थी। और इसका राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के विरुद्ध क्या क्या विरोध किया कि साहब हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम क्या कर सकें, इतने बड़े पैमाने पर क्या लागू कर सकें,
शिक्षक भर्ती कर सकें, इतने विद्यालय खोल सकें। क्यों? एक भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान बहुत ज़्यादा विषमताओं वाला प्रदेश है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के मामले में आपको पता है कि काफ़ी मतलब कुछ चीज़ें कम है हमारे पास में, संसाधनों का अभाव है। तो इस वजह से क्या कर दिया गया कि बोला ठीक है, क्योंकि समवर्ती सूची के कारण राजस्थान को भी ये अधिकार है कि वो केंद्र की योजनाओं के क्या मद्देनजर रखते हुए क्या कर सकता है, अपना संशोधन कर सकता है। और संशोधन करके उसने, ध्यान रखना, नियमावली 2011 केवल राजस्थान में लागू है, इसीलिए उसका नाम क्या है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011। अब समझ आएगी बात, क्योंकि वो केवल राजस्थान में, इसलिए उसको हम राजस्थान नियमावली 2011 कहते हैं। अब क्लियर है बात। तो 2017 वाला संशोधन भी मैंने आपको करवा दिया, 2019 वाला भी बता दिया है, और 2000 किसमें 12 वाला मैंने पहले ही करवा दिया था, ठीक है। अब 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है धारा 17। धारा 17 की अगर बात करें, सॉरी 27, और 27 की बात करें अगर, तो धारा 27 के अंतर्गत क्या रखा गया है दोस्तों कि किसी भी शिक्षक को, ये क्या हो गया, धारा 27 के अंतर्गत एक शिक्षक है, वो मुख्य कार्य क्या करेगा, शिक्षण कार्य करेगा, उसको अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया, लेकिन केवल 3 राष्ट्रीय महत्व के, कितने बेटा, केवल 3 राष्ट्रीय महत्व के जो कार्य है उनमें शिक्षक की सेवाएं ली जाएंगी। क्लियर? उसमें सबसे पहला तो एक तो क्या है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, दूसरा क्या है, निर्वाचन चुनाव में, और तीसरा क्या है, जनगणना सेंसस में। तो इन 3 कार्यों में शिक्षक की सेवाएं क्या ली जा सकती हैं। एक चीज बता दूं मैं आपको, इंडिया का चुनाव सिर्फ शिक्षक वर्ग करवा सकता है, उसके अलावा किसी भी विभाग में इतनी औकात नहीं है कि वो क्या कर दे, चुनाव करवा दे। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको। कारण है कि शिक्षक एक तो बड़ी संस्था है, शिक्षक वर्ग बहुत बड़ा समूह है, और नंबर 2 शिक्षक में होता है पैसेंस, एक समझदारी, और नंबर शिक्षक के पास होता है व्यवहारिक ज्ञान, तो वोटर को कैसे हैंडल करता है। तो शिक्षक की जितनी भी वो रिकॉर्ड तैयार करता है तो उसमें कमी होने की कम से कम क्या होती है, संभावना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है भाई साहब, मास्टर को लगता है डर। वास्तविकता बात है ये, क्योंकि शिक्षक के पास में और किसी प्रकार की आय का कोई स्रोत नहीं होता है, उसके पास ले दे के क्या होती है, अपनी एक नौकरी होती है, तो वो हर काम को थोड़ा सा क्या करता है, ढंग से करता है। तो ये तो चुनाव आयोग खुद कहता है कि अगर भारत के अंदर शिक्षक समुदाय न हो तो भारत कभी गणतंत्र रह ही नहीं सकता। ये सही बात है, क्योंकि अच्छा अगर कोई झगड़ा वगैरह हो गया, कहीं रोड़ा पै गया फालतू में ना कि यार ये हो रहा है, तो मास्टर वहां सुलझा लेगा। अगर किसी दूसरे विभाग का कोई आदमी होगा, जैसे जलदाय विभाग का या किसी और का है, तो भाई साहब उनसे वो झगड़ा सुलटेगा ही नहीं, क्योंकि मास्टर को आदमी की नब्ज पता होती है कि कौन सी नब्ज दबानी है, कब क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या रहता है, एक सामाजिक क्षेत्र में रहता है, एक सामाजिक पृष्ठभूमि दिमाग में रहती है, और समझदार होता है। दूसरी बात, उसको बेचारे को अलग से कुछ पैसे चुनावों से मिलते हैं, बाकी तो तनख्वाह के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, और वो जचा लेता है काम। और लास्ट तक आते आते अगर कहीं गड़बड़ भी हो जाए ना वोटिंग में, 1-2 ऊपर के, तो दिमाग का बड़ा चालू होता है मास्टर, एडजस्ट कर लेता है। बीप की आवाज टोटल वाली सुना देगा उस वाली नहीं सुनाएगा, और एक वोट अलग चढ़ा। कई बार क्या होता है कि जो 3-4 अधिकारियों की टीम होती है, एक आता है PRO प्रेजाइडिंग ऑफिसर, एक होता है PO1, PO2 और PO3, पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3, ये 3 होते हैं। इसमें से अगर कोई एक आदमी क्या होता है, हमेशा 4th क्लास जो श्रेणी होती है ना, उसका एक आदमी आता है PO3, उसका काम क्या होता है, स्याही लगाना और पर्चे कलेक्ट करना। अगर वो भूल जाए मान लीजिए, और उसको बीड़ी पीने की तलब आ गई, वो बीड़ी पीने बाहर चला गया, तो उसमें पर्ची 1-2 इधर के उधर हो जाती है। मेरे साथ हुआ था, मैं कोटपुतली चुनाव करवा के आया था, तो वहाँ वो उसके आगे तलब, बोलो साहब मैं तो चला, मैं यार रुक, बोला नहीं, फिर मैं बैठा उसके स्थान पर, तो पता चला कि एक पर्ची गायब भी थी। तो लास्ट में जब चुनाव खत्म हो गया, बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो गया, तब उस पर्ची को ढूंढा गया पूरे कचरे के अंदर, तब वो मिली कि उसने कचरे में डालनी तो क्या थी, जो बाहर से आती वो पर्ची, उसने वो पर्ची को तो लगा दिया, और 2 जो लगानी थी उसको कहाँ डाल दिया, कचरे में। तो चुनाव आयोग ये कहता है कि जितना भी कचरा भी होता है ना आपका पूरे दिन का, उसको भी एक बार संभाल के रखो, क्या पता कौन सी सूचना वहां गिर जाए।
और रात को 3-3 बजे तक पेटियां जमा होती हैं भाई साहब। मेला लगता है पूरा, महापर्व है ना, जबरदस्त। और अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े अधिकारी होता है ना, वो भी यहाँ टांग के बैग ऐसे चलता रहता है, मतलब ये ना चलो, उसमें किसी का लोड नहीं है। अरे लेट नहीं, अरे लेट नहीं, हाँ था, ये चुपचाप थे ना, अब भरे हुए थे, वापस निकल गए। चलो लिखो बेटा। लिखो धारा 22, धारा 22, लेकिन इसके अंतर्गत धारा 21 क के अनुसार गठित, इसके अंतर्गत धारा 21 क, ठीक है, द्वारा गठित एसएमसी, 21 क द्वारा गठित एसएमसी के द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाता है। विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाता है तथा इसकी क्रियान्विति भी धारा 22 के अनुसार की जाती है। इसकी क्रियान्विति भी धारा 22 के अनुसार की जाती है। क्रियान्विति भी धारा 22 के अनुसार की जाती है। क्लियर? फिर लिखें धारा 23, धारा 23 देखिए, इसके अंतर्गत धारा 23 धारा 28, भाई ये कल निकल गई धारा, अब है ना, पिछले वाला वीडियो देखो। धारा 23, इसमें शिक्षक के अधिकार, हाँ, इसके अंतर्गत शिक्षक के अधिकार, साइलेंट रखो यार इन चीज़ों को थोड़ा सा। और एक वो किसका आता है, वो IPL आता है, उसको जरूर साइलेंट कर लेना। इसके अंतर्गत शिक्षक के अधिकार एवं योग्यताओं का उल्लेख है, ठीक है। लिखें, नोट डाल के लिखना है। 9 अगस्त 2017, 9 अगस्त 2017 संशोधन अधिनियम 2017, 9 अगस्त 2017 संशोधन अधिनियम 2017, ठीक है, के अनुसार वह शिक्षक वर्ग के अनुसार
वह शिक्षक वर्ग जिसके पास आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण आवश्यक क्या शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता नहीं है, आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता नहीं है, ठीक है, वह 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 कुल 4 वर्ष में 4 ही तो होते हैं, कुल 4 वर्ष में शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता अर्जित कर शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता क्या कर अर्जित कर विभाग को जमा करवाएंगे, विभाग को जमा करवाएंगे। क्लियर? इसके पश्चात यह समय सीमा 9 साल के लिए कर दी गई। इसके पश्चात यह समय सीमा कितनी कर दी गई बेटा? 9 साल के लिए कर दी गई। यह समय सीमा 9 साल के लिए कर दी गई, 9 साल के लिए कर दी गई। क्लियर है? ठीक है। फिर है बेटा धारा 24, धारा 24 आ गई? देखें, देखो इसमें शिक्षक के दायित्वों का उल्लेख है, शिक्षक के दायित्वों का उल्लेख है। सुनील जी, इसको लास्ट वाले इस पे फोकस कर दो। इसको शिक्षक के क्या है? दायित्वों का उल्लेख है जो कि निम्न है। जो कि क्या है? निम्न है। क्लियर है? लिखें, नियमित विद्यालय आएंगे, नियमित विद्यालय आएंगे, क्लियर? समय पर शिक्षण कार्य पूरा करेंगे, समय पर शिक्षण कार्य पूरा करेंगे। फिर लिखें, लैंगिक संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाएगा, लैंगिक संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाएगा। फिर लिखें,
जातिगत, धार्मिक और लिंगीय भेदभाव नहीं किया जाएगा। जातिगत, धार्मिक और क्या, लिंगीय भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद लिखें, किसी भी दलगत राजनीति के सदस्य नहीं होंगे। किसी भी दलगत राजनीति के सदस्य नहीं होंगे। किसी भी दलगत राजनीति के सदस्य नहीं होंगे। समय पर पाठ्यक्रम, तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाएंगे। समय पर पाठ्यक्रम तथा किसको, मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाएंगे। और फिर लास्ट लिखो, नैतिक आचरण का पालन करेंगे। नैतिक आचरण का क्या करेंगे दोस्तों, पालन करेंगे। नैतिक आचरण का पालन करेंगे। क्लियर है? तो ये कौन सा हो गया, शिक्षक के दायित्व है। ठीक है, फिर आए धारा 25। धारा 25 लिखें, इसमें छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है। इसमें ऑन करवाएं, देखना भैया थोड़ा सा एसी ऑन कर दीजिए ना। इसमें छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है जो कि एसी, जो कि प्राइमरी स्कूल के लिए, जो कि किसके लिए, प्राइमरी पीएस है ना, प्राथमिक विद्यालय के लिए 30:1 है। 30:1 है तथा यूपीएस के लिए अब सुनो मेरी बात एक बार, किसी को एसी ऑन करवाना है बंद करवाना, ये भैया अब आ गए हैं तो अपना डिसीजन ले लो। जिस जहाँ का ये तो हो रहा है, ये तो करवा रहे हैं, ये तो कह दिया मैंने। बाकी पीछे वालों के लिए भी भैया ना, जिसको जो चेंज करवाना अभी करवा लो। ये वाला बंद करवाएं, चालू करवाएं, अभी वो तो बात है ही ना, आ रहे भैया। तुम्हारे बैच को कितने दिन हो गए? बड़े चालू टाइप के आदमी हो तुम, सही जब फसल कटने के टाइम पे है ना तब यहाँ आ गए तुम लोग। नहीं समझे? मतलब घर पे काम करने वाला समय था ना, मार्च अप्रैल में, हाँ उस समय यहाँ आ गए। लावणी करवाने वाले टाइम पे गए थे। आम्बा रहने दो, 1-2 दिन में तुम करवा देगा। लिखो,
यूपीएस के लिए यह अनुपात क्या है? 35:1 है। 35:1 है। यूपीएस के लिए 35:1 है। लिख लिया? नोट डाल के लिखो। क्या हो गया? ये वाली ऑन नहीं हुई? ये नहीं हुई क्या? हो गई? चलो ठीक है। नोट डाल के लिखो। MHRD, MHRD, MHRD पूरा नाम लिखो इसका। मिनिस्ट्री ऑफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय हिंदी में बोल दिया है। इसका फुल नाम तो ऐसे ही आएगा ना, उसका हिंदी में कैसे बोलूं? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब इसका तो यही बोले जाएगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब लिखो हिंदी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, और फिर क्या लिखोगे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार लिख लिया? छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार, क्या? छात्र शिक्षक अनुपात लिख लिया? कक्षा 1 से 5 के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए 30:1 है। 30:1 है। 6 से 8 के लिए 6 से 8 के लिए 35:1 है। ठीक है, क्योंकि आरटी तो केवल 8वीं तक है, लेकिन एमएचआरडी भाई शिक्षा मंत्रालय तो पूरे स्कूल का सेटअप रखता है। तो लिखें कक्षा 9 से 12 के लिए, कक्षा 9 से 12 के लिए, कक्षा 9 से 12 के लिए यह अनुपात कितना है? 30:1 है। कक्षा 9 से 12 के लिए यह अनुपात 30:1 है। कितना है? 30:1 है। सवाल लिखो एक। लिखें आरटी की धारा आरटी की धारा 25 के अनुसार, आरटी की धारा 25 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक छात्र अनुपात होगा, कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक छात्र अनुपात होगा, शिक्षक छात्र अनुपात होगा। पहला ऑप्शन लिखें 30:1। पहला ऑप्शन क्या लिखेंगे बेटा? 30:1। नंबर 2 35:1।
नंबर 3 40:1, नंबर 4 1:30। समझ में आ गई बात? क्या टेक्निकल उसने मिस्टेक की है? उसने शिक्षक पहले लिख दिया है और यही सवाल 2017 में था और ग्रेड फर्स्ट में। मीनिंग समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा था? मैंने आपको बताया कैसे है, छात्र शिक्षक अनुपात के रूप में, और सवाल क्या था, शिक्षक छात्र अनुपात के रूप। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे अपने क्या होता है दिमाग में, छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र, और भाई साहब क्या रखा, याद रख रखा 30:1, 35:1, 40:1, और दिमाग में वही घूम रहा है। हम इस बात को गौण कर देंगे कि पहले शिक्षक है या पहले छात्र है। हमारे दिमाग में चलेगा कि धारा 25 में अनुपात दे रखा है, और अनुपात दे रखा है वो क्या पढ़ोगे आप तुरंत, 30:1 है, और पहला ही ऑप्शन दे देगा वो। क्योंकि सवाल को हल करने के लिए दिमाग के अंदर क्या रहता है, एक तनाव रहता है। क्या रहता है? तनाव। और वो तनाव एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करवाता है। उस दबाव के कारण क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और अचानक से जैसे आपने 30:1 का यही उत्तर दिमाग में चल रहा है और तुरंत देखा आपने क्या कर दिया, टिक कर दिया। जैसे आपने वो टिक किया तो दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक मैसेज जाएगा कि सवाल हल हो गया है। तो उस सवाल का जितना प्रेशर था वो साइकोलॉजिकल, वो प्रेशर क्या हो गया बेटा, हट गया। और जैसे वो प्रेशर हटा, अब वो प्रेशर दोबारा बनना नहीं है और आपका सवाल सही नहीं होना है। कई बार जब हम कॉन्फिडेंस के साथ साइकोलॉजिकल हम रहते हैं कि हमारा ये सवाल सही है, वो गलत है वो सवाल, फिर भी आप उसको कभी सही नहीं कर सकते। उसकी वजह है क्योंकि उस सवाल के संबंध में जो दिमाग में प्रेशर बना था वो रिलीज हो चुका है, वो दोबारा नहीं बन रहा है। अगर वो प्रेशर दोबारा तो बन जाए तब तो हम फिर वापस उस पर ध्यान दे लें कि यार हो सकता है ये गलत हो, लेकिन वो बनता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो उत्तर चल रहा है ना, वो उसने पुष्टि कर दी कि यस ये क्या है, सही है। जैसे अभी ये लाइन बोली मैंने, और इसमें अगर ये पहले मैक्सिमम टाइम ये लिखवा कर नहीं बोलता, तुरंत ये सवाल नहीं लिखवाता और मैं आधे घंटे बाद ये सवाल लिखवाता, तो मैं कह रहा हूं कम से कम 60% बच्चे फिर से क्या सेलेक्ट करते, 30:1 को, क्योंकि ये तो अभी तुरंत काम हुआ है, ताजा ताजा मामला था, तो सभी ने ध्यान दे लिया कि जैसे शिक्षक बोला है ना। और क्योंकि वो क्या तुम इतना तो तुम भी सोच रहे थे कि यार इतना आसान तो क्या लिखवाएंगे सर के, अभी तो बताया ही ये। तो ये सवाल 2017 के ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया था। क्लियर है बात? और ये साइकोलॉजिकल हैक्स होते हैं, इसी को बोलते हैं सामान्य सचेतता। और ये छोटी सी गलती करते हैं और फिर आप लोग 30:1 को सही करके आ गए, बाहर आते ही तुम क्या कहोगे साथ वाले का, ये तो पक्का है। बोलो ये तो आउट ही नहीं हो सकता। बोलो कैसे नहीं हो सकता? बोला देख इसमें ध्यान से, बोलो क्या इसमें शिक्षक पहले है और छात्र क्या है बाद में। और वो क्या कहेगा, अले भाई। और ये 2-4 आले होती हैं और वापस से आदमी सोचता है कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं। ठीक है, तो ये 3 आदमी से जीवन में 3 एग्जाम में सिली मिस्टेक होती हैं, और वो जो 3 सिली मिस्टेक होती है ना, वो बर्बाद कर देती है इंसान को। इसलिए सामान्य सचेतता, जनरल अवेयरनेस ये बात कहती है कि व्यक्ति को ऐसे सामान्य सवालों को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब सवाल बहुत ज्यादा जटिल होगा तो उसमें आप ही अपने आप दिमाग क्या कर लेगा, जोर लगाएगा और उत्तर सही बनाएगा। लेकिन जब सामान्य सवाल होता है ना, उस सामान्य सवाल को हल करते समय दिमाग ज्यादा जोर लगाता नहीं है, तो सामान्य सवाल अक्सर ज्यादा गलत होते हैं। ये ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि आपको लगता है यार ये तो बहुत सामान्य है और उसको टक कर दिया और टक हो गई, लाइफ ही हो गई टक देने से, है ना। तो ये ध्यान रखना, टक के जगह कब डक हो गया आदमी का समझ में नहीं आएगा। ये जो छोड़ो शब्द है ना बेटा, कहना भूल जाओ, जिसने भी बोला है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, ना। जब टीचर के आप राइट को आर्गुमेंट में डाल देते हो ना, तो वो ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं है ये। थोड़ा ध्यान रखो बेटा। मैं कुछ एक्शन लूंगा तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मैं आप लोगों का इस बात का एक रेस्पेक्ट करता हूं कि आप लोग पढ़ने आए हैं, मैं पढ़ाने आया, लेकिन ये बीच में बोलने वाला जो काम है ना, वो नहीं प्लीज। आप छोटे भाई बहन की तरह हो, मैं आप इस चीज का रेस्पेक्ट करता हूं कि तुम पढ़ने आए, तो उस डेकोरम को बनाए रखो, ये ध्यान रखना। ये बीच में वापस अगर मेरे को लाइन सुन गई ना, तो मैं रिकॉर्डिंग निकलवा लूंगा पूरी, यहीं पे फोकस करते इस ये लगा हुआ यहाँ पर, रिकॉर्डिंग निकलवा के और परमानेंट मतलब ऐसा उस कार्ड पे लिखवा दूंगा कि आप परेशान हो जाओगे फिर। मैं एक बात ध्यान रखना कि ना तो किसी सिफारिश से यहाँ आया हूं
ठीक है। और ना मैं सिर्फ और सिर्फ, पहली बात तो कोई भी टीचर उत्कर्ष में वो अपनी योग्यता से आता है, एक बात ध्यान रखना। नंबर 2, मैं यहाँ आज को पहली बार तो हूँ नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें पहली बार अपन पढ़ा रहे हैं। तो मैंने मेरे हमेशा से ही 10-12 साल से पूरे डेकोरम के, जैसे अब हूँ ना, मैं सेम टू सेम साइकोलॉजी के जैसे 3 बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो सेम टू सेम साइकोलॉजी के बैच में वो ही रहते हैं, और उसमें तो सांस ही नहीं निकालता है बच्चा। ये तो आप, ठीक है, मेरे पहले धक्के नहीं चढ़े, और अगर मेरे उस पार्ट में धक्के चढ़ जाते तो भाई साहब तो तुम यहाँ सांस ही नहीं निकालते। B7 वाला B5 वो तो मामला अलग ही क्लियर हो गया। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा एक टीचर की गरिमा, आप खुद टीचर बनने जा रहे हो तो कुछ भी मत निकाला करो, जैसे मन में आ गया ना, हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं। मेरा काम है ये, और मैं ये आपको जब तक लास्ट क्लास लूंगा तब तक ये चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी है ये। और मैं कह रहा हूं कि आपका पहले दिन की क्लास में और अब क्लास में कम से कम 70% सुधार हो गया है, बस इन्हीं का बचा हुआ है। ये अच्छा, इसकी दिक्कत है, ये जेनेटिक लेवल पर प्रॉब्लम है, सही है ना, जेनेटिक लेवल पे प्रॉब्लम है। अगर आदमी सामान्य व्यवहारिक प्रॉब्लम होती तो समझ जाता कि इन बातों का आगे के फील्ड में कोई उठाव नहीं है, और कोई इस चीजों को रेस्पेक्ट से नहीं देखता है, और कोई टीचर नहीं देखता है। दूसरी बात, आप लोग एक चीज और ध्यान रखें, आपको ये खुद भी फील होता है कि यार मैं कर तो फालतू ही रहा हूं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। अच्छा, ये खुद को फील भी होता है, लेकिन कईयों के जेनेटिकली प्रॉब्लम है तो उसका क्या कर सकते हैं। अब इससे बुरी बात और क्या कह सकता हूं मैं, तो जेनेटिक जीन सीक्वेंस में कहीं गड़बड़ हुई है, तो वहां दिक्कत हो रही है, अब वो बार बार पेट में दर्द कर रही है आपके, है ना। तो इसको थोड़ा मैनेज करो यार, आप एक अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो, एक टीचर बहुत डेकोरेटेड वर्ड होता है, उसकी तरफ बढ़ रहे हो, और मैं लास्ट तक ये बातें करता रहूंगा। उसका अर्थ ये होगा कि लगभग लड़कों के दिमाग में एक पैसेंस आएगा कि आपने कितनी भी कोशिश कर ली, सर ने लास्ट तक कहा वही बात। तो ये व्यवहार को चेंज करने के तरीके होते हैं, और ये थोड़ा सा इसको सोचा करो थोड़ा सा, है ना। और दूसरी बात, तुम अगर अच्छा कोऑपरेट करोगे तो 101% क्या है, यहां से अच्छा काम होगा। और तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं मेरी ड्यूटी तो पूरी करके जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल सेटिस्फेक्शन मुझे कम होगा कि यार मैं और अच्छा कर सकता था। और ये सिर्फ पूरा डिपेंड करता है कक्षा के टीचर बच्चों पर। एक टीचर को हमेशा ढंग से तैयार करते हैं उस कक्षा के बच्चे, वो जितना कोऑपरेट करेंगे उतना वो अच्छा होगा। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया। उसके बाद लिखो धारा 26। अरे मुझे ये भी नहीं चाहिए, वो नए मास्टर होते हैं ना, उनको ताली बजा दो, वो कर दो, वो कर दो, उनको थोड़ा ठीक ठाक लगता है। हम लोग उन चीजों से बहुत ऊपर उठ गए हैं। ठीक है, ये मतलब 10-12 साल से बच्चों के फेस देख रहे हैं, बेरोजगारों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए। मुझे रियल में खुशी तब होगी जब आप सेलेक्ट हो जाओ, एक अच्छी सी मिठाई का डब्बा, और फिर मिलने आना। हाँ, ये तब अच्छी लगता है। फिर तुम मत बजाना ताली, मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मैं बजाऊंगा, ठीक है ना, तब ही ये चीज अच्छी लगती है। लिखो धारा 26, लिखें, किसी भी विद्यालय में किसी भी विद्यालय में किसी भी विद्यालय में 10% से किसी भी विद्यालय में क्या 10% से अधिक शिक्षक पद, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं होने चाहिए, शिक्षक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। क्लियर? फिर लिखें धारा 27, धारा 27, धारा 27, शिक्षक शिक्षण के अलावा
शिक्षक, किसके अलावा, शिक्षण के अलावा केवल 3 राष्ट्रीय महत्व के कार्य करेगा। शिक्षक क्या, शिक्षण के अलावा केवल 3 राष्ट्रीय महत्व के कार्य करेगा। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय, आपातकाल, आपदा आती तभी आपातकाल लागू होता है भाई साहब, 55, 56 और 60, ठीक है। कौन सा, 52, 55, 56 और 60 राष्ट्रीय आपदा या आपातकाल लिख लो, ओके। निर्वाचन संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य और जनसंख्या या जनगणना लिखो, जनसंख्या की जगह पर जनगणना। धारा 12 में दुर्बल वर्ग का मतलब है आर्थिक रूप से पिछड़े बालक, निर्धन वर्ग, ठीक है। आगे लिखें जनगणना, राष्ट्रीय आपातकाल और क्या लिखा बेटा आपने, जनसंख्या, निर्वाचन, ठीक है। 3 हो गए ना, राष्ट्रीय आपातकाल, निर्वाचन संबंधी कार्य और क्या, जनगणना। फिर लिखें धारा 28, धारा 28 कोई भी शिक्षक हाँ लिख लो, कोई भी शिक्षक शिक्षण के अलावा शिक्षण के अलावा प्राइवेट ट्यूशन या अन्यतर शिक्षण कार्य नहीं करेगा, अन्यतर शिक्षण कार्य नहीं करेगा। प्राइवेट ट्यूशन या अन्यतर शिक्षण कार्य नहीं करेगा। अरे तो टेक्निकली चीजों को समझो, मैं आरटी के प्रावधानों में आता ही नहीं, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट का टीचर 8वीं तक पढ़ाता ही नहीं। कौन पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है? क्या कर रहे हो, क्या बोला? तो मैंने कैमरे के सामने नहीं बोला, इधर बोला है। कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या अन्यथा शिक्षण कार्य नहीं करवाएगा, ठीक है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ लिखना है, समझना है, उनको दिमाग में नहीं रखना है, बात खत्म, ठीक है ना। मैं क्या, राजस्थान में लगभग 60-70% लोग जो ऑन पोस्ट पर हैं पढ़ाते हैं लोग भी, है ना। अपने यहाँ तो शायद मैं ही हूँ, ठीक है। और बाकी शायद टीचर्स नहीं है, बाकी होंगे कुछ, कोई 1-2 और हैं, केमिस्ट्री में सर हो रहे हैं, वो हैं, बाकी तो 2 ही हैं, ठीक है। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसका अपना सब्जेक्ट अच्छा है तो उसको क्या दिक्कत है पढ़ाने में। भाई मैं तो पहले बायोलॉजी पढ़ाता था, तो फिर मेरे क्या हुआ, मैं उत्कर्ष में पढ़ाने ही बायोलॉजी गया था, एमएससी बॉटनी से किया मैंने, तो वहाँ मैं ग्रेड फर्स्ट के बैच में एथेनोबायोलॉजी पढ़ा रहा था, उसमें पावलो का प्रयोग आ रहा था, वहाँ पर भी आता है। वो पढ़ाते समय पढ़ा रहा था, तो निर्मल सर ऐसे क्लास में आए और वो देखे कि सर आप साइकोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो। मैंने कहा कि नहीं साहब, मैं तो मेरा ही पार्ट पढ़ा रहा हूँ। अब उनके दिमाग में चल गए बात, हाँ, क्योंकि उस समय मलिक सर पढ़ा रहे थे और मलिक सर की एज उस समय शायद आई थिंक 62-63 साल के आसपास थी।
ठीक है, तो वो रिटायर हो गए थे। अब एक साइकोलॉजी का टीचर नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा कि सर मेरे से आप ऑफिस में मिलना। फिर उन्होंने कहा कि आप कौन सी यूनिट पढ़ा सकते हो, तो मैंने कहा सर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा सकता हूँ सिर्फ, क्योंकि वो बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है चलो आप। फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया 2013 से। फिर मैं ऐसे तो ठीक नहीं लगता, फिर मैंने एमएससी किया साइकोलॉजी से, और फिर उसी साल मेरी जैसे पीजी हुआ, उसी साल मेरा निकल गया साइकोलॉजी से नेट निकलते ही सब्जेक्ट ठीक ठाक हो गया, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बायोलॉजी को मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया और साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, कोई सिलेबस वो पाठ्यक्रम नहीं है, न कोई विषय है, ठीक है। तो अब विषय नहीं है तो इसको पढ़ाए कौन, और पढ़ाने के लिए हमने उत्कर्ष में बुलाया, किसी डीओ साहब को बुलाया। अब डीओ साहब को बुलाया तो डीओ साहब अपनी मर्जी से आए और मर्जी से जाएं, ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट तैयार किया ग्रेड फर्स्ट के हिसाब से, फिर कुछ स्टूडेंट तैयार किए। तो उनमें से पिछली साल आपको एक सर पढ़ा के गए थे, ब्रजेश बाजिया सर, वो 2016-17 के बैच के कल्पतरु सिनेमा के मेरे स्टूडेंट थे, आज भी कांटेक्ट में है वो। और उन्होंने पूरा मैनेजमेंट, उनकी अच्छी रैंक थी, 96-97 रैंक थी फर्स्ट ग्रेड में, और उनके लगभग 15 में से 13 सवाल मैनेजमेंट में सही थे। हिस्ट्री उनका सब्जेक्ट है, अब हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है उन्होंने हिस्ट्री कवर कर ली फर्स्ट ग्रेड में। मैनेजमेंट और हिस्ट्री जो कवर कर लेता है फर्स्ट पेपर में, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, सब्जेक्ट ठीक ठाक हो तो। और अपने शायद उत्कर्ष में ही चार स्टूडेंट है वहाँ जोधपुर काम करे, जो ऑलरेडी स्टूडेंट रहे हैं, पढ़े हुए हैं, और फिर वहाँ पढ़ा रहे हैं, अब 7 पढ़ा रहे हैं। तो ये होता है, और टीचर के पास इससे बढ़िया कोई खुशी नहीं होती कि उसका शिक्षक, उसका स्टूडेंट उसके साथ पढ़ाए, चाहे वो स्कूल में पढ़ाए चाहे वो प्रोफेशनली पढ़ाए। इससे, और मैं तुम्हें भी चाहता हूँ कि किसी न किसी मोड़ पर मैं तो तुम्हें पक्का मिलूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम लगोगे और थोड़ा ठीक ठाक मैच्योर होगे, तब तक मैं प्रिंसिपल से ऊपर प्रमोट हो जाऊंगा और कहीं ना कहीं अधिकारी ग्रुप में कहीं वापस मिल जाऊंगा, ठीक है। और मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूं कि तुम मुझे पक्का मिलो स्कूल में। ठीक है, और उसके बाद मैं कहूँ ढंग से बैठ, क्या बैठ रहा तो ये मेरे दिल से दुआ है कि आप लोग लगें और मैं आपको वापस से क्या करूं, इंस्पेक्शन करने आऊं, ठीक है ना। तो ये तो मेरी देखो यहां से वाली फीलिंग है ना। और दिमाग वाली फीलिंग लिख ली आपने, धारा 28 क्या लिखी है, कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या अन्यतर शिक्षण नहीं करवाएगा, ठीक है। अब बात करो बेटा धारा 29 की। धारा 29 धारा 29, ठीक है। धारा 29 में क्या है, अब आप पेन डाउन करें। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण और मूल्यांकन प्रक्रिया को क्या रखा गया है दोस्तों, शामिल किया गया है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करेंगे, अधिकारी वर्ग। तो पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारी वर्ग जो भी होगा उसको क्या दिए जाएंगे दोस्तों, अधिकार। बोलो क्या दिए जाएंगे, और साथ साथ में उनको यह भी कहा जाएगा कि भाई साहब अपने दायित्वों को भी क्या करना है, पूरा करना है। तो पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारी वर्ग अपने दायित्वों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, और उनको जब आप अधिकार देंगे तो नेशनल लेवल का वो करिकुलम तैयार करके देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ है मूल्यांकन प्रक्रिया, और मूल्यांकन प्रक्रिया की बात करें तो इसके अंतर्गत लागू किया गया है दोस्तों CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो यह है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ठीक है। राजस्थान सरकार के अंदर एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है SIQE। SIQE एक प्रोजेक्ट है, क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में 3 योजनाएं संचालित हैं। कितनी योजनाएं संचालित हैं, 3 योजनाएं संचालित हैं, ठीक है। एक है आपका
CCE, वापस आऊंगा मैं उस मुद्दे पर। CCE कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ए का दोस्तों ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और एक योजना है CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। बाल केंद्रित शिक्षा लागू की जाए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन किया जाए और गतिविधि आधारित शिक्षण को क्या किया जाए? प्रमोट किया जाए, लागू किया जाए। और इसके आधार पर यह बना स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्या बना बेटा? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। उसने यहीं पर सवाल बना दिया, SIQE की पूरा नाम लिखिए, और उसने स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव इन क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव इन द क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये इसके 4 पूरे नाम लिख दिए और उसने 4 के साथ में क्या कर दिया? खेला कर दिया। अब समझ में आई बात? तो SIQE का पूरा नाम क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्लियर है बात? और ये क्या है? एक स्टेट राजस्थान का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर कितनी योजनाएं बेटा? CCE 10 मई 2010 को लागू हुआ था ये राजस्थान के अंतर्गत। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। अब जो CC कॉन्सेप्ट है इसको देखें। CC कॉन्सेप्ट को RT की धारा 29, RT की धारा 29 और ख, यानी कि RT की धारा 29 की उपधारा 2, कि पहले वाले में तो पाठ्यक्रम निर्माण है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, या ये कह सकते हैं आप CBSE बोर्ड ने, किसने? CBSE बोर्ड ने प्रायोगिक तौर पर कक्षा 9 से माध्यमिक स्तर पर CC को लागू किया। क्लियर है? 2010 में। उसके बाद RT की धारा 29 E, या इसको क्या बोल देंगे? अंग ही तो बोलते हैं, क ख ग घ अंग, है ना। अब ये मैं तो बोलता था इसको अड़, हमारा तो अड़ ही चलता है ना। लेकिन वो संस्कृत वाले अपने उदय उसमें जोधपुर है ना, जोधपुर में मनीष सर है, मनीष शर्मा जी है ना, बड़े खास बेली फ्रेंड है मेरे ना, क्योंकि मेरे उस समय पढ़ा रहे थे साथ में। तो मैंने कहा यार मनीष जी इसको अड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो वो फिर मुझे संस्कृत के साथ अंग है। और ठीक है भाई, वो अब वो पता नहीं क्या बोलते हैं। मैंने कहा गुरुजी समझ गया मैं कि हाँ अंग है ना। तो ये क्या है? धारा 29 की ई बोल दो या क्या बोल दो? अड़ा बोल दो। ठीक है? इसके अनुसार राजस्थान में क्या किया गया है? CCE को लागू किया है। अब मूल्यांकन के साथ साथ इसमें डाइट की स्थापना भी दी गई है, कि डाइट को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इसी के अंतर्गत क्या कर दिया गया भाई साहब? SIRT को, क्योंकि SIRT पाठ्यक्रम निर्माण में क्या लेगा? भाग। और SIRT की सिफारिशों को लागू कौन करवाता है? डाइट करवाता है। तो डाइट, SIRT पाठ्यक्रम निर्माण, CC मूल्यांकन, SIQ, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? धारा 29 में। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद में धारा 30, धारा 30 की अगर बात करें तो धारा 30 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा के आयोजन की बात नहीं कही गई है। लेकिन RT कौन सी की धारा 2019, सॉरी RT संशोधन अधिनियम 2019 कब किया था? 10 जनवरी 2019 को क्या कहा गया था? कि कक्षा 5 और कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो धारा 16 के अंदर जो संशोधन हुआ है, मूलतः वो संशोधन किसका है? धारा 30 का संशोधन है। क्लियर? तो यहां पर धारा कौन सी होगी? 30 होगी। उसके बाद में धारा आएगी 31। क्या आएगी दोस्तों? 31। धारा 31 के अंतर्गत बालक की शिकायत की प्राप्ति है, कि मान लीजिए बालक के किसी अधिकार का क्या हो रहा हो? हनन। क्या हो रहा हो? हनन हो रहा हो। तो बालक की शिकायत की प्राप्ति, किसकी शिकायत की प्राप्ति बेटा? बालक की शिकायत की प्राप्ति अगर उसके बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत उसके किसी अधिकार का हनन हो रहा हो,
उसको समय पर शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हो, या उसका मानसिक शारीरिक पृष्ठपोषण पूरा नहीं हो रहा हो और उसको शिकायत है कि साहब मुझे मेरे आरटीई के तहत मूल अधिकार अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है, तो धारा 31 के अंतर्गत बालक की शिकायत का क्या उल्लेख है? यस और नो? उसके बाद में धारा 32, धारा 32 में क्या होगा? जो शिकायत की गई है उस शिकायत का भाई साहब होगा सत्यापन। हो सकता है किसी ने शिकायत क्या कर दी हो? झूठी कर दी हो, इसलिए पहले उस शिकायत का होगा सत्यापन कि वास्तव में शिकायत सही की गई है या गलत की गई है। यस और नो? अब शिकायत का सत्यापन हो गया कि नहीं, शिकायत तो सही है, तो उसके बाद उस शिकायत का क्या होगा? निवारण। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? निवारण। धारा 33 की अगर बात करें तो धारा 33 के अंदर राष्ट्रीय संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय संरक्षण आयोग के तहत केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। किसका किया जाएगा? केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। और इस केंद्रीय सलाहकार परिषद के अंतर्गत कुल कितने सदस्य होंगे भाई साहब? 15। इनमें से 14 तो सदस्य होते हैं और एक क्या होता है दोस्तों? अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और एक जो अध्यक्ष होता है वो भारत का शिक्षा मंत्री होगा। पहले ये एमएचआरडी मिनिस्टर होता था, क्योंकि 2019 के बाद में एमएचआरडी मिनिस्ट्री को बदलकर किस में कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया। इसका पहले नाम शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन 1985 में इसका एमएचआरडी किया गया था और हमने वापस उठा के एमएचआरडी को किस में बदल दिया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बदल दिया। तो यहां पर अब भारत का जो भी शिक्षा मंत्री है कौन है? भारत का है क्या? अरे याद करो, भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उसे पहले थे रमेश पोखरियाल निशंक, है ना। और मदन दिलावर साहब अब वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। ठीक है। एक कहा कि हम एक भर्ती करेंगे, बोला बाबा साहब भर्ती कब? बोले एक भर्ती करेंगे। फिर बोले साहब भर्ती कब? बोलो हम फौजियों को बीएड के समकक्ष मानेंगे। बोले साहब भर्ती कब? बोलो मोबाइल बंद। बोले साहब भर्ती कब? बोलो महात्मा गांधी विद्यालय का बंद। बोले साहब भर्ती कब? बोलो वेट एंड वॉच। ठीक है। मतलब भर्ती का नाम मत लो, सीधी सीधी क्या करो, मतलब ठीक है। देखो पहले क्या कर दिया, आते ही कहा कि हम वो पहले तो आया कपड़ों वाला मामला कि जींस नहीं पहनेंगे। बोले साहब क्या पहने? दूर दराज के लोग हैं, रोज कौन धोए? चलता रहता वहां, तो फर्क पड़ता है ना उसे। फिर बाद कहा कि मोबाइल बंद। फिर कहा कि ये कर दो, और उसमें किसी भी स्टेटमेंट में क्या नहीं, एक विश्वसनीयता नहीं आती है। शिक्षा मंत्री को बहुत अच्छे स्तर पर एक बिल्कुल सही सटीक भाषा का सही तथ्यात्मक जानकारी हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि उसको फॉलो करता है युवा वर्ग। और भाई साहब जिसको रोजगार की आवश्यकता होती है ना, उसको पता है उसके साथ क्या दर्द रहता है। तो कभी भी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, ये कह दो हम 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद हम वैकेंसी निकालेंगे, तो एक निश्चित समय दे दो ना, उस पर निकाल दो। तो कम से कम यहाँ एक माँ बाप की उम्मीदों के साथ बैठे हो और उसके साथ खर्चा लगाए जा रहे हो। बेचारा किसान आदमी खेत में बैठा हुआ है, उसको परेशान हो रहा है। तो वो थोड़ा सा एक सटीकता जरूरी होती है। हमारे तो खैर मिनिस्टर हैं, से हृदय बहुत बहुत अच्छा रखे उनको, है ना। तो भाई साहब शिकायत का सत्यापन, राष्ट्रीय संरक्षण आयोग के अनुसार केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन, कितने सदस्य? ये क्या करेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी शिक्षा के मुद्दे होते हैं उनकी शिकायतों का निवारण करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? गुजारा जाने दो ना, तुम्हें क्या मतलब है? कि मैं इधर देख भी रहा हूं, देखना है ऊपर, देख रहा हूं ना। हाँ, अरे देख रहा हूं। और वो पीछे वाले श्रीलंका वाले क्षेत्र में ही लगा हुआ कैमरा, ध्यान रखना इस बात का। धारा क्या है? 34। धारा 34 के अंतर्गत क्या होगा? राज्य संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा और इसमें राज्य सलाहकार परिषद का क्या होगा बेटा? गठन होगा। राज्य सलाहकार परिषद में कितने होते हैं? 15। और इन 15 सदस्यों में अब 14 सदस्य तो राज्य के होंगे और अब एक राज्य का शिक्षा मंत्री हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? राज्य का शिक्षा मंत्री। लिखो धारा 29। धारा 29 इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण, व मूल्यांकन प्रक्रिया को शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को शामिल किया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया को शामिल किया गया है। लिख लिया? फिर लिखें, इसमें पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले, इसमें क्या? पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार, पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है। ठीक है? फिर लिखें, इसमें शिक्षण प्रशिक्षण, कार्यक्रमों के साथ साथ मूल्यांकन प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है, जिसमें CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, लिख रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव continuous and comprehensive evaluation, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, को रखा गया है। ठीक है? फिर लिखें, धारा 29 ख के अंतर्गत, धारा 29 ख के अंतर्गत, धारा 29 ख के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर
सीबीएसई बोर्ड द्वारा केंद्रीय स्तर पर सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 9 से माध्यमिक शिक्षा में, कक्षा 9 से किसमें, माध्यमिक शिक्षा में सीसीई को लागू किया। माध्यमिक शिक्षा में किसको लागू किया, सीसीई को लागू किया, सीसीई को लागू किया। क्लियर। दूसरी धारा कौन सी है बेटा, धारा 29 अंग या ई, क्यों, पांचवी धारा लिखें, धारा 29 और उपधारा कौन सी हो जाएगी बेटा, 5 या अंग, नाम दे दो ना, ए बी सी डी ई, है ना। धारा 29 ई या अंग के अनुसार, 29 अंग के अनुसार राजस्थान में सीसीई को, राजस्थान में किसको, सीसीई को प्रारंभिक शिक्षा में लागू किया गया। सीसीई को प्रारंभिक शिक्षा में लागू किया गया, प्रारंभिक शिक्षा में लागू किया गया। ठीक है, ये किया था अलवर जिले की नीमराणा तहसील से, अब तो शायद नीमराणा जिला हो गया होगा ना, या किस में शामिल कर दिया किसी को, नीमराणा नहीं क्या है, तो नीमराणा तहसील और जयपुर जिले से इसको लागू किया था 16 विद्यालयों में, फिर 60 विद्यालयों में इसको संचालित किया गया था। क्लियर। फिर लिखें, ये और लिख लो, इसके साथ साथ राजस्थान में लागू किया गया प्रारंभ, हाँ इसके साथ साथ, इसी में कंटिन्यू करो, इसके साथ साथ राजस्थान में SIQE, क्या लिखेंगे, स्टेट इनिशिएटिव, INITIATIVE, ये लिखो, ऐसे लिखो ना, ये लो भाई, यही कर सकता हूं मैं तो। इनिशिएटिव, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, फॉर क्वालिटी, अरे पेज आगे पड़े हो ना, अभी मैं लिख ले, तो वो जो स्पाइरल होता है ना, वो वायर होता है, उसका बीच में जो वो होता है ना, वहां लिख रहा हूं स्पाइरल के बीच वाली दूरी में। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, को शामिल किया गया, संचालित किया गया। इसके साथ साथ SIQE को क्या किया गया, संचालित किया गया। SIQE को संचालित किया गया, पूरा नाम बीच में आ ही गया। ठीक है, इसमें 3 योजनाएं संचालित की गई। SIQE को संचालित किया गया, इसमें 3 योजनाएं, इसमें 3 योजनाएं संचालित की गई। ठीक है, कौन कौन सी हैं? CCE तो ऐसे बना लो जैसे मैंने बना रखा है, वैसे ही कर दो, टिका दो बस। SIQE को 3 भागों में बांट दो। लिखो, इसमें क्या देखें।
हैं? ऐसा ही क्यू को 3 भागों में बांटो। एक तो लिखो CCE, बांट दिया। दूसरा लिखे ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण। उसके बाद नंबर 3 लिखें CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। पेडागोजी होता है बेटा, पेडालॉजी तो मृदा विज्ञान होता है। इट्स पेडागोजी। वो तुम पढ़ रहे हो ना, जो ये पेडाजेनेसिस से निकला, मृदा विज्ञान से। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। गोजी है ना, पेडागोजी। ओके, लॉजी मत लिख लेना। हाँ, पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ये आपकी धारा क्या होगी बेटा? 29। फिर लिखें धारा 30। धारा 30 में लिखें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक। प्रारंभिक शिक्षा क्या करने तक? पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन, किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन RTE संशोधन अधिनियम लिख लिया? संशोधन अधिनियम, RTE संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार कक्षा 5 के अनुसार कक्षा 5 व कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उनके क्या क्या नाम है वो मैंने आपको कल लिखवा दिया है। 5वीं क्लास के लिए अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा और कक्षा 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। क्लियर है? फिर आए धारा 31 में। धारा 31, इसमें बालक की शिकायत की है?
लिखा हुआ है। हाँ, तो पहले वाले में तो था कि बच्चे को रोका नहीं जाएगा, धारा 16 में। जब धारा 16 में रोका नहीं जाएगा तो किस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि परीक्षा ही नहीं ली जाएगी। तो जब संशोधन अधिनियम क्या आया, 2019 आया, तो उसने दोनों धाराओं पर क्या डाला, प्रभाव। धारा 16 पर भी प्रभाव डाल दिया, धारा 30 पर भी। तो क्या डाला कि वो कह रही थी परीक्षा ली नहीं जाएगी, तो धारा 30 में तो परीक्षा नहीं ली जाएगी, और धारा 16 क्या करी थी कि हम इसको रोकेंगे नहीं बच्चे को। तो धारा 16 में रोका भी जाएगा और परीक्षा लेंगे तभी तो रोकेंगे भाई, फेल करेंगे तभी तो रोकेंगे ना। तो धारा 16 तो कहती थी कि फेल नहीं किया जाएगा, और धारा 30 कहती थी कि बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो धारा 30 में तो बोर्ड परीक्षा आ गई, और बोर्ड परीक्षा लेंगे तो जाहिर सी बात है फेल करेंगे। तो आरटी की संशोधन अधिनियम 2019 ने दोनों में प्रभाव डाला, बोर्ड परीक्षा भी ली जाएगी और बच्चे को नो डिटेंशन पॉलिसी से भी मुक्त किया जाएगा। ये कल भी समझाई थी मैंने बात, ठीक है, वहां परीक्षा का नाम भी लिखवा दिया था। ठीक है, आगे लिखें धारा 31। एक मिनट यार, सांस लेने तो बोल दूंगा। वो भाई उस सेगमेंट से बाहर निकला, उसने पूछा, वो चीज चल रही थी दिमाग में, तो थोड़ा समय लगेगा ना, 2-4 सेकंड का समय लगता है। और फिर मैं मशीन बन जाऊंगा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, इसमें बालक की शिकायत की प्राप्ति का उल्लेख है। इसमें बालक की शिकायत की प्राप्ति का उल्लेख है। ठीक है, फिर लिखें धारा 32। धारा 32 इसमें बालक की शिकायत का सत्यापन, इसमें बालक की किसका शिकायत का सत्यापन व शिकायत का निवारण शामिल है। बालक की शिकायत का सत्यापन और उसका क्या है, निवारण शामिल है। निवारण शामिल है। क्लियर? फिर लिखें धारा 33। धारा 33 इसके अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार परिषद इसके अंतर्गत क्या, केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। ओके, और केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन राष्ट्रीय संरक्षण आयोग, नहीं, राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का निर्माण क्या होता है, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार। आपको धारा 9 और उपधारा 17 नहीं करवाई थी क्या? क्या करवाया था? राष्ट्रीय संरक्षण आयोग, और क्या करवाया था? राज्य संरक्षण आयोग। और उनका निर्माण किसके अनुसार करवाया था? बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 की उपधारा 3 के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, केंद्रीय सलाहकार परिषद धारा 33 में आ गई। और केंद्रीय सलाहकार परिषद धारा 33 में क्यों आएगी? क्योंकि धारा 33 में क्या है, राष्ट्रीय संरक्षण आयोग है। ये किसका गठन करेगा? केंद्रीय सलाहकार परिषद। तो लिखें आगे, अरे सुनो, केंद्रीय सलाहकार परिषद का निर्माण कौन करेगा? राष्ट्रीय संरक्षण आयोग। और राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का निर्माण कौन करेगा? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3। ये तो लिखवाया है। आप धारा 2 की उपधारा 9 को बताओ क्या है? राष्ट्रीय संरक्षण आयोग।
और उसका निर्माण किससे किया ये बताओ? बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, तो वो किसका निर्माण करेगा? जो केंद्र स्तर पर क्या करेगा, सलाह देगा। और दूसरा राज्य स्तर पर क्या है, राज्य संरक्षण आयोग, वो किसका निर्माण करेगा? राज्य सलाहकार बोर्ड का निर्माण करेगा। तो सिंपल सी बात है। फिर ध्यान से सुनो, एक बार आप चुप रहो। 2005 क्या है? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। पीछे अध्याय में चलो एक बार, पेज में अध्याय 6 निकालो। क्या लिखा हुआ है? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लेख है। ये सर नो कितनी धाराएं हैं इसमें? देखो जरा कौन सी है? 31, 32, 33 और 34। ठीक है, तो इसका मतलब बाल अधिकार संरक्षण आयोग चारों धाराओं पर है कि नहीं है? है नहीं। अब बच्चे की किसी आवश्यकता को पूर्णता नहीं हो रही है तो वो शिकायत करेगा कि नहीं करेगा? तो वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार ही तो शिकायत करेगा। उसी के अनुसार शिकायत की क्या होगी? प्राप्ति, और उसी के अनुसार क्या होगी? जांच होगी। अब जांच करने के लिए केंद्रीय स्तर पर क्या चाहिए? सलाहकार मंडल चाहिए। और राज्य स्तर पर क्या चाहिए? तो मैं अगर यहां लिख दूं 2005, और 2005 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या बना? राष्ट्रीय संरक्षण आयोग। क्या बना? राष्ट्रीय संरक्षण आयोग। और राज्य स्तर पर क्या बना? राज्य संरक्षण आयोग बन गया। अब इस राष्ट्रीय संरक्षण आयोग ने किसका निर्माण कर दिया? और राज्य संरक्षण आयोग ने किसका निर्माण कर दिया? राज्य सलाहकार बोर्ड का। बोलो इसमें क्या दिक्कत है? एक आदमी बोलो। अब वापस लिखवाना तो तुम्हें लिखवा देता ना, तो मुझे लगा कि मामला गड़बड़ हो रहा है, तब बोला मैं तो सर। तो मजे ले रहे हो सूखे सूखे फालतू में। इसके अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। तो धारा 33 में किसका हुआ गठन? और इसका गठन किसने किया? बोलो। राष्ट्रीय संरक्षण आयोग ने। और राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का गठन किसके अनुसार हुआ? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार। अब जो लिखा है उसको ध्यान से बोल रहा हूं वापस। क्या लिखना, रुको एक बार। इसके अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, और केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन राष्ट्रीय संरक्षण आयोग द्वारा किया जाता है। आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय संरक्षण आयोग द्वारा किया जाता है। लिख लिया? किया जाता है। अब वापस इसी में लिखना है, केंद्रीय सलाहकार, यही हूं, आराम से बोल दूंगा। बोलो बेटा। केंद्रीय सलाहकार परिषद में, केंद्रीय सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य? 15 सदस्य होते हैं। कुल 15 सदस्य होते हैं। कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक सदस्य भारत का शिक्षा मंत्री, जिनमें से एक सदस्य भारत का शिक्षा मंत्री अध्यक्ष के रूप में, एक सदस्य भारत का शिक्षा मंत्री किसके रूप में? अध्यक्ष के रूप में, तथा शेष 14 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के रूप में तो एक हो गया और बाकी सारे क्या हो गए? सदस्य। 14 सदस्य होते हैं। ये कौन सी धारा होगी बेटा? धारा 33 में है राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का बनाया हुआ केंद्रीय सलाहकार परिषद। और केंद्रीय सलाहकार परिषद में भाई आयोग तो एक कमीशन है,
वो किसी न किसी सलाहकार बॉडी का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा। तो 15 सदस्यों को नियुक्त कर दिया कि भाई ये जितनी भी समस्याएं आएंगी बच्चे के अधिकारों के हनन के संबंध में, उनका निस्तारण जो भी नियम बनाओ वो आप बनाओगे। अब क्लियर है बात। अब धारा 34 लिख सकते हैं। अब सुनो क्या लिखोगे, मेरी बात सुनो। इसमें पहले बता के जा रहा हूं क्या लिखना है। इसमें किसका गठन होगा? राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा, जिसका गठन किसके अनुसार? राज्य संरक्षण आयोग के अनुसार होगा। इसमें भी कुल सदस्य कितने होंगे? 15। क्लियर है बात? लिखो धारा 34 धारा 34 इसमें राज्य सलाहकार परिषद, इसमें क्या? राज्य सलाहकार परिषद का गठन होता है। जिसका निर्माण राज्य संरक्षण आयोग, सही है क्या? जिसका निर्माण राज्य संरक्षण आयोग की सिफारिश पर होता है। राज्य संरक्षण आयोग की सिफारिश पर होता है। राज्य संरक्षण आयोग की सिफारिश पर होता है। इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। इसमें भी क्या दोस्तों? 15 सदस्य होते हैं। इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। क्लियर? ये कौन सी धारा होगी? धारा 34। क्या बात पेट में दर्द हो रहा है क्या? अभी लो इलाज करता हूं ना। धारा 35 अब देखो धारा 35 में क्या है? ये केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी वर्ग को आरटीई एक्ट 2009 को लागू करवाने के निर्देश देती है। क्या देती है? कि आरटीई एक्ट 2009 को अच्छे तरीके से लागू करवाया जाए। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। धारा 36 क्या कहती है? कि अगर कोई अधिकारी पूर्ण निष्ठा के साथ आरटीई को लागू नहीं करवाता है या अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वाह नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अभियोजन दर्ज किया जाएगा। अभियोजन का मतलब है केस दर्ज किया जाएगा या उसके खिलाफ क्या की जाएगी? कार्रवाई। ठीक है। पहली बात तो वो अधिकारी अपने दायित्वों का, पीछे ध्यान दो, अधिकारी अपने दायित्वों का और अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आरटीओ को ढंग से लागू करवाए। क्लियर है? धारा 36 ये कहती है कि अगर कोई ऐसा मिलता है कि कोई अधिकारी उस दायित्व का निर्वाह ढंग से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए, शिकायत की जाए। और शिकायत की जाएगी तो क्या बनेगा? केस बनेगा। क्लियर है? मान लीजिए शिकायत कर दी, तो हो सकता है कि शिकायत क्या हो? गलत भी हो। यस और नो? किसी ने दुर्भावनावश, मान लीजिए आप अपने ही गांव में क्या लगे हुए, टीचर लगे हुए,
और अड़ोसी पड़ोसी के है ना कालजे में ठंडक है नहीं कि लग कैसे गया, इसको कैसे न कैसे सलटाए, होता है ना। हाँ, तो सबसे ज्यादा मजा तो अपने को तभी आएगा जब सेलेक्ट होके गांव में जाएंगे और पड़ोसी को देखेंगे क्या बात है, तब जाके लगेगा कि हाँ सिलेक्शन हुआ है। मतलब उनके अंदर थोड़ा सा वो ईर्ष्या है ना, वास्तव में सिलेक्शन का तभी मजा आएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि गांव वाले अपन जैसे अपन आप कोचिंग से जैसे छुट्टी गई 1-2 दिन, तो गांव वाले अपन को ध्यान से देखते हैं, देख यो बनाए कलेक्टर, मजाक नहीं कर रहा हूं। और फिर 36 तरह की बातें होती हैं, है ना। अरे हमने बहुत देखे जयपुर पढ़ने वाले, ऐसा क्या है, कछु ना हुआ है, ये ऐसे आ जागो। तो एक लड़की जब बाहर निकलती है ना तो उसको बहुत तरह की निगाहें एक साथ देखती हैं और उसमें बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कई बार आप मान लीजिए भगवान ना करे 2-3 परीक्षाओं में आप फेल हो गए, है ना, और आपका रिजल्ट आया, आप उसमें फेल हो गए, आप गांव गए हुए हो, मानसिक शांति के लिए घर वालों से 2-4 दिन मिल आए, तो अड़ोस पड़ोस का कोई भी मिलेगा, अरे कहीं करे तू, मैंने कुछ तैयारी करा, अच्छा अरे मैंने सुना था तेरा हो गया, अच्छा उसको पता है कि नहीं हुआ है, लेकिन उसको सही वाले मजे लेने हैं ना, उसको क्या, अच्छा मैंने तो सुना था तेरा का हो गया, और अच्छा कौन बता रहा था, वो कह रहा था कि उसकी पोस्टिंग भी वहां हो गई है, नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ यार, यार ऐसे कैसे हो सकता है, रे बड़े हो, मैं तो सोची होगो तेरो, और भाई साहब वो बात कह के और चुप हो जाएंगे। आपको पता है कि ये मजे ले रहा है, और जब भाई साहब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब वही लोग पता क्या कहेंगे, अरे मुझे तो विश्वास था तेरा तो होगा ही। तो उस दिन भाई साहब मान लीजिएगा कि आपको सही मजा जिंदगी का तभी आएगा जब वो लोग कहेंगे ना, जब आपके आलोचक ये कहें, अरे मुझे तो विश्वास ही था तेरा तो हो जाएगा। तो दोस्तों उस समय का इंतजार करो, असली मजा तभी है जब आलोचक के मुंह से ये सुनाई दे, अरे मुझे तो विश्वास था तेरा होगा, और उस समय तुम्हारे माँ बाप का सीना क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, हाँ यस मैंने किसी पूत को जन्मा है। आई बात समझ में? तो इस बात को ध्यान रखो और ये बीच वाली छछुंदर हरकतें करना बंद कर दो, तरीके से पढ़ो, तभी जाकर उन लोगों को आप जवाब दे सकते हो, है ना। धारा 36, अधिकारी अगर अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ आरटी एक्ट को क्या नहीं करता है, लागू नहीं करता है, तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। धारा 37 क्या कहती है, चलो शिकायत कर दी, लेकिन शिकायत का पहले होगा, रुक जा यार, शिकायत का पहले होगा सत्यापन, और अगर उसके खिलाफ जांच चलेगी तो भाई साहब जांच बिल्कुल निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्क संगतता के साथ चलेगी। मतलब अगर मान लीजिए आपके खिलाफ किसी ने जांच बैठा दी, आपके खिलाफ किसी ने शिकायत कर दी, तो धारा 37 उस शिक्षक को यह अधिकार देता है कि उस शिक्षक के खिलाफ जो जांच होगी वो पूर्ण ईमानदारी के साथ निष्पक्ष होगी और न्याय संगत होगी। ऐसा नहीं है कि किसी दुर्भावनावश कोर्ट आपको पूरा अधिकार देता है कि आपके खिलाफ जांच क्या हो, निष्पक्ष हो, न्याय संगत हो। सकता है आप दोषी नहीं हो, तो कोर्ट ये कहता है कि आप दोषी नहीं हो तो आपके खिलाफ जांच बंद कर दी जाएगी। तो धारा 37 ये कहती है कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या की शिकायत पाई जाती है या किसी शिक्षक के खिलाफ क्या की जाती है, शिकायत दर्ज करवाई जाती है, तो आगे की जो जांच प्रक्रिया है वो पूर्णतः निष्पक्ष होगी, ईमानदारी पूर्ण होगी और न्याय संगत होगी। तो ये क्या कहती है धारा 37, न्याय संगत। क्या दोस्तों, न्याय संगत जो न्याय के दायरे में हो। नंबर 2, कैसी कार्रवाई होगी, ईमानदारी पूर्ण कार्रवाई होगी, और कैसी होगी, निष्पक्ष होगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का पक्ष, आपका पक्ष सुने बिना आपके खिलाफ क्या कर दी जाए, कार्रवाई कर दी जाए। ठीक है, जैसे हमारे ऑफिस की तरफ से मैं मिड डे मील की जांच अधिकारी बन के जाता हूं, हमारे एक सीबीओ साहब भी जाते हैं, एसीबीओ, तो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अब गांव वाले क्या कर देते हैं, कई बार शिकायत ऐसे भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गांव वालों की सारी सुनकर टीचर को तुरंत नोटिस दे के आ जाओ और बेचारा टीचर परेशान हो जाए। पहले जाकर कक्षा में जाओ, जिन बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है उनके मन को टटोलो, बिना पूछे। प्रिंसिपल से नहीं पूछना है मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंसिपल आपको टोकेगा भी नहीं, क्योंकि आप उसके ऊपर जांच अधिकारी हो। आप गए क्लास के अंदर, छोटे बच्चों से पूछो बड़े प्यार से, डायरी वायरी कुछ मत लेके जाओ, बैठ जाओ और फिर उनका मन टटोल, हाँ बेटा खाना खिलाया जा रहा है ना। तो अगर
मैक्सिमम बच्चे ये कहते हैं कि खिलाया जा रहा है। तो मैंने सुना था आपको नहीं खिला रहे, वो कल पता नहीं कौन तुम्हारे दादाजी कह रहे थे कि बच्चे को खाना नहीं खिला। तो बच्चे बड़े ईमानदार होते हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं कैसे नहीं खिलाते हैं, हमने तो खाया है, इसका मतलब बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है। तो फिर मेरा अगला सवाल क्या है, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अच्छा खिलाया तो होगा लेकिन 1-2 दिन खिला दिया होगा, रोज जरूरी थे कि रोज खिलाते। अरे नहीं नहीं गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो रोज खिलाते हैं खाना, हमने खाया है, हम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब एक क्लास का आपने फीडबैक ले लिया, फिर दूसरी क्लास में जाओ, फिर तीसरी क्लास में जाओ, यहाँ से सच्चाई पता लग जाएगी। सारे बच्चे बुलावे में आकर एक बात नहीं कहेंगे, अलग अलग अगर सारों में समानता आ जाए, फिर जाओ आप अपने कहाँ पर मिड डे मील का जो भंडार कक्ष होता है वहाँ पर, और आपके पास रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर के अंदर देख लो कितनी मात्रा में गेहूं है, कितनी मात्रा में चावल है, कितनी मात्रा में मिल्क पाउडर है। ओके, और उस दिन की आप ऑनलाइन साला संबलन ऐप से क्या निकाल लो, रिपोर्ट निकाल लो। आई बात समझे? उस साला संबलन से निकाली हुई रिपोर्ट को आप क्या करो, मैच करो कि जितना दूध उस स्कूल में मौजूद है और उसके अलावा सारा दूध क्या कर दिया गया है, खर्च कर दिया गया है या नहीं है। फिर बच्चों से पूछ लो कि क्या आपको रोज दूध पिलाया जा रहा है या नहीं पिलाया जा रहा है। इस चीज की भी क्या होती है, देखो ये होता है साला सम्मेलन ऐप 2.0। कोई बात नहीं, मैं तो नॉर्मली सब इनको बता रहा हूं। और इस ऐप के ऊपर मेरा नाम आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है। ये हर महीने 15 स्कूलों की जांच की जाती है मेरे द्वारा, ठीक है, और उसमें सारे डिटेल ओरिजिनली लिखे होते हैं, रोज फीडबैक भरा होता है, और उसमें किसी भी प्रकार की पाई जाती है विसंगति पाई जाती है तो आप पूर्ण अधिकार है आपके साथ में, आप क्या करो जांच कार्रवाई बैठा सकते हैं। मैंने अभी तक किसी भी शिक्षक के खिलाफ किसी भी प्रकार की 2 साल में कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि खूब मौके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मौके नहीं आते, क्योंकि मैं खुद शिक्षक रहा हूं तो मुझे पता है कि जैसा वातावरण होता है उसके अनुसार इंसान को काम करना। और अधिकतर क्या होता है कि गांव वाले पॉलिटिकली मोटिवेट होकर कई बार शिकायत कर देते हैं, तो उसका भी इलाज होता है, गांव वालों को भी कहा जा सकता है। और जहां तक संभव हो टीचर्स को थोड़ा सा एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखना चाहिए। उसके खिलाफ गांव वाले पहले से मानसिकता बनाए रहते तो मास्टर जी है ना, ये पहले से हमारे खिलाफ बहुत नेगेटिविटी होती है। जब तक टाइम नहीं होता है तब तक बेटा मैं नहीं कहूं तब तक नहीं लाना है, ठीक है ना। ये लास्ट चीज और सीख के जानी है कि जब तक सुप्रीम अथॉरिटी जो भी क्लास का टीचर हो, तो कोई भी टीचर हो, और जब तक वो आपको परमिट नहीं करे, ये एक डेकोरम होता है टीचर का कि आप तब तक वहां से नहीं छोड़े। उसको पता है समय पर वो भी छोड़ देगा, वो भी फालतू नहीं रहना चाहता, ठीक है ना। तो लिखो धारा 37, कौन सी, चलो 35 लिखना तो है, पता तो था ही तुम्हें। या तुम सोच रहे तो ये है अजीब आदमी, सबसे लास्ट मिनट हो गए तब कहेगा लिखो, लिखो धारा 35 लिखें। केंद्र व राज्य सरकार के, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी वर्ग को, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी वर्ग को यह निर्देशित किया जाता है, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी वर्ग को यह निर्देशित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि वह आरटी 2009 कि वह आरटी 2009 की अनुशंसाओं को, अनुशंसा मतलब सिफारिश, रिकमेंडेशंस को, 2009 की अनुशंसाओं को लागू करवाने की कोशिश करे, लागू करवाने की क्या करे, कोशिश करे, लागू करवाने की कोशिश करे। धारा 36, धारा 36
यदि कोई अधिकारी वर्ग सबका ध्यान घड़ी पर है, तुम्हारे देखने से घड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। कितनी आंखें निकाल लो, सही कर लो, नहीं बढ़ेगी यार। जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक नहीं बढ़ने दूंगा। देखे, यदि कोई अधिकार, अब तो तुम बेटा बहुत स्पीड से लिख लोगे, मैं एक लाइन को आधी भी बोलूंगा तुम पूरी भी लिख लोगे, है ना। यदि कोई अधिकारी वर्ग, लिख लिया, वापस बोलूं आरटी एक्ट के लिखना, आरटी एक्ट के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वाह, यदि कोई अधिकारी वर्ग आरटी एक्ट के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी से नहीं करता, तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का उल्लेख है। जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, कोई मिला था, है ना। अभी छोड़ना है क्या, पहले छोड़ना बाद में छोड़ना? किनको छोड़ूं पहले बताओ? भाई साहबों को, है ना। हाँ, शिकायत दर्ज करने का उल्लेख है। आप लोग रुक जाओ, 2 मिनट बाद जाना। हाँ, पहले लड़के जाएं। सही भेज रहे हैं बेटा, समझो मेरी बात को, आप सही कर रहा हूं।